चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं अपने प्यारे राष्ट्र भारत के संबंध में। आप लोगों के हजारों मैसेजेस हमारे पास आए हुए हैं, जिनमें दो क्वेश्चन बहुत लीड क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत क्या नंबर 1 राष्ट्र बनेगा, और बनेगा तो क्या 2047 वो डेट है, वो ईयर है जब ये काम हो पाएगा, जैसा कि मोदी जी भी कह रहे हैं, जैसा कि और कई चैनल से भी निकल के आ रहा है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र होंगे और दुनिया की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में हम प्रोमिनेंट होंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है क्या हम विश्व गुरु बनेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है बहुत दिनों से हम एड्रेस करना चाहते थे, लेकिन अब समय आया है, तो आज हम पहला आपका ये क्वेश्चन ले रहे हैं, विल इंडिया बी ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2047? क्या भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा और दुनिया के जो चोटी के देश हैं, जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, उनकी श्रृंखला में आ पाएगा क्या? ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं कोशिश करता हूं कि जहां इंडिया पराभव को देख रहा हो, किसी पराजय को देख रहा हो, हार को देख रहा हो, वो वीडियो मैं अपलोड करने का अवॉइड करता हूं, क्योंकि हमें अपने राष्ट्र से इतना लगाव है, हम इसकी हार देखना ही नहीं चाहते हैं। और इसीलिए कई वीडियोस मैंने ड्रॉप कर दिए। इवन जो चंद्रमा पर हमारा पहला हुआ था एक्सपीडिशन, उसको भी हमने ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि वहां पर जरूर दिखाई दे रहा था कि प्रॉब्लम है और ये सक्सेसफुल मिशन नहीं होगा। तो जहां पर हमें पराजय दिखाई देती है अपने देश की, जहां पर परेशानियां दिखाई देती है, हम कोशिश करते हैं या तो उसको बिल्कुल ड्रॉप कर दें या फिर उसको पॉलिश्ड वे में आपके सामने रखें। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम एड्रेस कर रहे हैं, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया है। काफी हमारे जो देश है, हमारे नेबरहुड जिसको आप कहते हो, देखिए ये सब उनके कुंडलियां हैं, और ये हमारा रिसर्च वर्क है जो हमने किया है। इसमें चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इन सब की कुंडलियां हैं, इंडिया है, और साथ ही साथ हमने उन परिस्थितियों ईयर बाय ईयर उन परिस्थितियों का भी संज्ञान लिया जो आगे सामने आने वाली हैं, और फिर ओवरऑल हमने एक समरी तैयार की आपके लिए, जो हम पॉइंट वाइज आपको देने वाले। क्योंकि अगर हम यहाँ कुंडली विवेचन सबका करना शुरू कर दिया तो कम से कम ये 6-7 घंटे लेगा केवल कुंडली विवेचन में सभी देशों के, और वो बहुत मुश्किल काम है, दुरूह है। इसलिए हमने जो निकाला है वो हम आपको उसका एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं, उसका सारांश दे रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं। तो ये इंडिया की कुंडली है, आप देख पा रहे होंगे। इंडिया, इसमें राहु इसके लग्न में है और टॉरस में विद्यमान है। लग्न इसका 742 और राहु यहां पर 0544 5 डिग्री 44 मिनट पर मौजूद है। राहु यहां पर उच्च का होके लग्न में विराजमान है, और इसके 3rd हाउस में मून, मरकरी, सैटर्न, वीनस और सन मौजूद है। इसके 2nd हाउस में मार्स है और 6th में जुपिटर। ये मैं पहले विवेचन आपको कुंडली विवेचन दे चुका हूं, फिर मैं आगे और भी दूंगा जिसमें और विस्तार से बताऊंगा। अभी जो चर्चा का विषय है वो है कि क्या वास्तव में 2047 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको महत्वपूर्ण दुनिया की यूनिक घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। आप देखेंगे वो यूनिक वीडियोस होते हैं जो आपको अदरवाइज नहीं मिलते हैं, अन्य चैनल्स पर नहीं मिलते हैं। तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ही करिए, साथ ही साथ हमारे कंटेंट्स अगर अच्छे लगते हों तो लाइक करते रहिए
और अपने ग्रुप्स में शेयर करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम क्वेश्चन उसको आपको पॉइंट्स में आंसर देते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसके अलग अलग चार्ट्स देखें तो इसमें जहां की बर्थ चार्ट मैंने बताया राहु विद्यमान है लग्न में, ठीक उसी तरह से अगर हम D7 देखें तो वहां पर भी राहु लग्न में सेजिटेरियस में मिलेगा आपको। इसी तरह से अगर D24 देखें जो नॉलेज के लिए होता है, मींस देश का कैसा नॉलेज रहने वाला है, लोग कितने पढ़े लिखे हो सकते हैं, तो वहां पर भी मार्स जो है वो लग्न में और कैप्रिकॉर्न में आपको मिलेगा D24 में। इसी तरह से राहु D3 में अगर देखेंगे, ये हैप्पीनेस सिबलिंग्स के बारे में होता है, तो वो आपको फिर लग्न में और उसी साइन में मिलेगा जिसको ब्रश कहते हो, जो लग्न में था, तो वहां पर भी आपको ये मिलेगा। बाकी हमने और चार्ट्स पूरे के पूरे विवेचन करके जो एक्सट्रैक्ट निकाले हैं वो आपके सामने 1 बाय 1 हम आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला जो मैं आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूं कि 2047 तक क्या भारत विकसित राष्ट्रों की पूरी पंक्ति में आ जाएगा? क्या सबको लीड करेगा या एक दो रास्ते से पीछे रह जाएगा, या क्या परिस्थिति रहेगी, सबसे ज्यादा विकसित हो जाएगा? तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, हमारा आंसर इसके लिए मैं आपको बाद में दूंगा। कुछ परिस्थितियां जो जस्ट निकाली हैं वो आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि भारत जैसा राष्ट्र किन किन परिस्थितियों के कारण, किन किन कारणों से विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, नंबर 1 की श्रेणी में नहीं आ सकता, कौन कौन से वो कारक हैं। तो शुरू हो जाइए। पॉइंट नंबर 1, देखिए, वैसे तो डेमोक्रेसी कई राष्ट्रों में है, लेकिन डेमोक्रेसी इसके बीच में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, उसमें वो परिस्थितियां नहीं होती हैं जो कानून को अधिक से अधिक हार्डर बनाती हैं, और इसीलिए लोग डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं जनरली। उनको, अब जैसे हमारा संविधान है उसमें मौलिक अधिकार हमारे 14 से लेकर 30 तक अनुच्छेदों में आपको मिलते हैं, तो अब वो मौलिक अधिकारों का बीच में आ जाता है, कोर्ट्स बीच में आ जाते हैं, तो टफ डिसीजंस लेना बहुत मुश्किल होता है राष्ट्र के लिए। तो डेमोक्रेसी मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि गलत क्रेसी है, नहीं, तंत्र गलत नहीं है, लेकिन वो तंत्र अगर ढीला हो जाए तो किसी भी देश का विकास बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब यह हो गया कि कानूनों में वो ताकत नहीं है, या हमारे तंत्र में वो ताकत नहीं है जो इस कॉलम को, इस वैक्यूम को भर सके। चाइना में देखिए आप, रसिया में देखिए आप, कुछ और देश, हालांकि वहां पर अलग तरह की दुर्बलताएं हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि वहां पर उनको बहुत हार्डर कानून झेलने पड़ते हैं और वहां जो सत्ता कह देती है उसी को मानना पड़ता है। तो अलग अलग सबकी पक्ष विपक्ष हैं, लेकिन डेमोक्रेसी एक पहला पॉइंट है जो यहां पर एक बड़ी ऑब्स्टेकल है। दूसरा, इट्स नेबरहुड। भारत के पड़ोसी जो है ना, वो यहां के हमारे विकसित होने के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं है। पड़ोसियों को नहीं बदला जा सकता है। आप देख सकते हो, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और उत्तर में चाइना, तीनों ही देश जो हैं वो, उनके साथ हमारा बहुत मधुर संबंध का नहीं है, जिसको लेखा जोखा कहते हो, और ये तीनों देश हमारे विपरीत रहते हैं। आगे भी परिस्थितियां ये होगी, जब जब हम आगे बढ़ना चाहेंगे तब तब हमें पीछे से खींच लिया जाएगा। तो ये दूसरा है, नेबरहुड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
तो भारत का दुर्भाग्य से नेबरहुड अच्छा नहीं। अमेरिका का देखिए नेबरहुड कोई नहीं, ना पश्चिम में कोई, ना पूर्व में कोई, उत्तर दक्षिण में सब कमजोर राष्ट्र जो अमेरिका के विकास को नहीं रोक सकते। इसी तरह जापान को ले लीजिए, जापान की भी ऐसी परिस्थिति थी। इसी तरह से आप और चाइना को ले लीजिए, चाइना के उत्तर में मंगोलिया, उत्तर पूर्व कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर पाकिस्तान कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उधर नॉर्थ कोरिया, तो चाइना भी इसी तरह से कहीं भी अपने पड़ोसियों से नहीं सताया जाता है। तो जो विकसित राष्ट्र हैं, यूरोपियन कंट्रीज कुछ हैं, वो अपने पड़ोसियों से तो कम से कम फ्री होते हैं, लेकिन हम नहीं हैं फ्री। हमें ये प्रॉब्लम्स लगातार झेलनी पड़ती हैं और आगे और ज्यादा झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने हमें ऐसे बीज दे दिए हैं जिनके वृक्ष अब तैयार हो चुके हैं और वो परेशानी का कारण भारत के लिए हमेशा बनने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिवाइडेड सोसाइटी। हमारे यहाँ इतनी जातियां, उपजातियां बना दी हैं कि पूरे समाज को एक तरह से विभाजित कर दिया गया है। पहले तो संप्रदाय अलग अलग बन गए हैं, यहाँ हर संप्रदाय के आपको व्यक्ति मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में उनमें जातियां इतनी सारी बन गई हैं, फिर उनका अलग अलग स्तर पर उनको किस तरह से सामंजस्य किया जाए, तो ये बहुत बड़ी समस्या है विकसित राष्ट्र बनने के लिए। जब तक हम एक नहीं होंगे, एक राष्ट्र, एक भारतीय, तब तक विकसित राष्ट्र बनने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका जब एक साथ प्रयास होगा तभी कोई राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ सकता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि कई जातियां, जनजातियां, कई तरह के संप्रदाय यहाँ पर बना दिए गए हैं जिनसे निजात पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई ऐसा कल को आता है, कोई ऐसा तानाशाह या कोई ऐसा डिक्टेटरशिप का कोई कालखंड आता है छोटा सा, जो ये अगर काम कर सकता है तो भारत जरूर बनेगा। लेकिन 2047 तक ऐसा हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने पूरा एनालिसिस किया है कि ऐसा कोई व्यक्ति आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं हमारे उसमें आया है। ये जो कालखंड चल रहा है भारत के लिए, ये एक बहुत, जिसको कहो कंड्यूसिव कालखंड चल रहा है। इसके बाद हमें इतनी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही, अभी हम आगे बताएंगे। कास्टिज्म इसी में मैंने शामिल कर दिया कि जात प्रथा यहाँ पर इतनी जड़ों तक है। अगर कास्टिज्म को खत्म नहीं किया गया तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना। इसलिए कि आप इस जाति को, आप इस जाति को, आपको इतने परसेंट रिजर्वेशन दिया जाएगा, आपको इतने परसेंट दिया जाएगा, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे से आगे बढ़ना, कैसे? कंपटीशन के थ्रू नहीं और चैनल्स के थ्रू। तो वो कभी भी किसी को विकसित राष्ट्र नहीं बना सकता है। सिलेक्शंस नॉट डन ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी। यस, अब जिसकी जितनी पॉपुलेशन उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस तरह की बात चलती है। तो ये किसी भी देश को विकसित नहीं बना सकती है। पायलट चाहिए, पायलट को तो उसी तरह का ट्रेनिंग चाहिए। डॉक्टर चाहिए तो उसको चीरफाड़ करने के लिए, सर्जरी करने के लिए उसी तरह का उसको एक्सपर्टाइज चाहिए। एक्सपर्टीज नहीं है अगर तो फिर क्या होगा? इंजीनियर है तो उसको उस तरह का नॉलेज चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिलेक्शंस जो है वो पूरी तरह से आपके योग्यता पर आधारित नहीं रह गए हैं। ये एक और बहुत बड़ी बीच में ऑब्स्टेकल है। करप्शन एट ऑल लेवल्स बहुत बड़ा पॉइंट है। हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में करप्शन है। चाहे राजनीति में चले जाइए, चाहे जुडिशरी में चले जाइए, न्याय व्यवस्था में, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए आपको करप्शन मिलेगा। और पैसा या धन कुछ लोगों के पास संचित हो रहा है। इसका मतलब है कि वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी जो होना चाहिए, जिसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, वो ना होके कुछ लोगों के हाथों में सत्ता और ये मनी या पैसा इकट्ठा हो रहा है। ये बहुत बड़ी एक
कमी है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में। तो करप्शन के अगेंस्ट यहाँ बहुत बड़े कोई कानून हार्डर नहीं है। आज तक किसी को न तो फांसी हुई है, ना आजीवन कारावास हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो प्रॉपर्टी हुई उसको सीज कर लिया गया और उसके बाद उसे फ्री छोड़ दिया गया। चाइना में ऐसा नहीं होता है, इवन अमेरिका में भी ऐसा नहीं होता है। कई बार बहुत कड़े दंड दिए जाते हैं जिससे लोग सबक लेते हैं और फिर इन चीज़ों से बच के रहते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा जिसको कहेंगे वो दीमक है विकास के लिए, क्योंकि जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए उसमें पहले ही कहीं ना कहीं से कट हो जाता है और ऐसे ही कार्य कर दिए जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, गलत कार्य। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर नहीं है। जिसको आप कहते हो इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, तो इंडस्ट्रीज बहुत महत्वपूर्ण है आगे बढ़ने के लिए। कृषि प्रधान देश है हमारा, 70% के लगभग यहाँ पर कृषि होती है और वो भी अब चूंकि जनसंख्या बहुत हो गई है तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं जिनमें लोग ज़्यादातर अपने खाने का ही भोजन उत्पन्न कर पाते हैं, पैदावार कर पाते हैं। तो वो इंडस्ट्रियलाइज जो होना चाहिए एक देश, जिससे कि दुनिया के विभिन्न देशों में हम माल भेज सकें, वहाँ से पैसा आ सके, वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। प्रॉपर इंजीनियरिंग यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, R&D नहीं दिखाई दे रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे देखिए अमेरिका में या फिर चाइना में कितना ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं हैं। न रिसर्च डेवलपमेंट कुछ विभाग जरूर करते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज लेवल पे आप देखते हैं कि इंजीनियरिंग या जो टेक्निकल जो एजुकेशन है उसको बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती है। जो हमारी एजुकेशन है वो इम्प्रैक्टिकल है। इसका मतलब है कि जिससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है जीवन में, तो वो फॉर्मूला, वो चीज़ें, वो घटनाएं याद करके क्या होगा। हमें वो एजुकेशन चाहिए कि जो सीधी हमारे डिस्कवरी से जुड़ी हो, इन्वेंशन से जुड़ी हो, जिसमें लोग नए नए अनुसंधान करें और विकास करें, देश उससे आगे बढ़ता है। वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। फ्रीबीज बाय गवर्नमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सरकार सब कुछ फ्री देने के लिए तैयार है और वो ही जीत भी जाते हैं। दिल्ली में केजरीवाल, पूरे भारत में अगर देखें तो अभी फ्री में 5 kg सबको अन्न मिलता है पर मंथ, पर कैंडिडेट। तो ये वेनेजुएला में भी ऐसा हुआ था, सब कुछ फ्री कर दिया था और देखो कहाँ चला गया, गर्त में चला गया। तो भारत विकसित होने की जगह गर्त में जाने के अपने साधन ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि जब फ्री आप किसी को, व्यक्ति को दे दोगे तो उसको सहारा रहता है, इतना खाने को तो हमें मिल ही जाएगा, सरकार देगी, फ्री में देगी, घर बैठ के देगी, और फिर वो काम नहीं करता है। इसके उल्टे क्या करता है, नशेबाजी में पड़ जाता है। ये आपके तरह तरह के नशे आप देख रहे हैं बहुत बढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका शराब हो या फिर और अलग अलग तरह के नशे हैं, विभिन्न राज्यों में बढ़ रहे हैं। इवन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें नशे बहुत प्रयोग किए जा रहे हैं। नशे का चक्र या दुष्चक्र बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिस पर बहुत कठोर कानूनी कार्रवाइयां नहीं होती हैं तो उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब आपकी मैन पावर जो है देश के लिए वही स्वस्थ नहीं होगी और वो नशेबाज हो जाएगी, एडिक्टेड हो जाएगी, किसका? नशे का, तो फिर निश्चित मान लीजिए कि वो देश कभी विकास नहीं कर सकता है। तो ये फ्रीबीज बिल्कुल बैन होनी चाहिए। कोई फ्री नहीं, अपने प्रयासों से कमाइए, क्योंकि वो आप देख रहे हो डायरेक्ट में तो आप किसी को फ्री दे रहे हो, सुविधा दे रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो देश पीछे जा रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति अब काम नहीं करेगा। वो व्यक्ति काम नहीं करेगा तो जीडीपी पे फर्क पड़ेगा और अल्टीमेटली पूरा देश पीछे खिसकता जाएगा। तो ये बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है, बहुत बड़ी अड़चन और रोड़ा है भारत को विकसित बनने में। एडिक्शन ऑफ ड्रग्स बता ही दिया मैंने, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
आपने देखा कई पिक्चर्स भी बनी हैं, मूवीज बनी हैं पंजाब के ऊपर, उड़ता पंजाब, और इसके अलावा कई हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी टारगेट बनाया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजेस के बाहर बिकते हुए मिल जाते हैं इस तरह के जो ड्रग्स हैं, जो कि उनको बिल्कुल हम बताएंगे कि वो ऐसा बना देते हैं कि कार्य के प्रति विमुख हो जाते हैं, कार्य से विमुख हो जाते हैं, जिससे देश पीछे जा रहा है। लचर कानून व्यवस्था, यस, लीगल सिस्टम ढीला। किसी मुकदमे को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल कितने लगेंगे कोई पता नहीं। इवन कई बार क्या होता है, यह होता है कि व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद जजमेंट आता है। तो ऐसा न्याय किसी काम का नहीं। न्याय व्यवस्था सुसंगत होनी चाहिए, और जिनको गलत फंसाया जाता है और जो मान लीजिए मुक्त भी हो जाते हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने तो अपना जो लाइफ है, अपॉर्चुन टाइम लाइफ का, वो जेल में दे दिया, वो भी गलत किसी ने आरोप लगा दिए इसलिए। तो जब वो बाहर निकलता है तो उसको छोड़ दिया आपने, इससे क्या हुआ? उसको उसका कंपेंसेशन मिलना चाहिए। साथ ही हर मुकदमे के लिए टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इतने टाइम में ये मुकदमा बिल्कुल हल कर दिया जाएगा, जजमेंट आ जाएगा। करोड़ों मुकदमे पड़े हुए हैं, तो जुडिशियल सिस्टम परेशान हो चुका है एक तरह से हम कहें, क्योंकि इतने अनचाहे मुकदमे आते हैं, उनको डील करना बहुत मुश्किल काम होता है। सरकार की तरफ से ही कई मुकदमे किए जाते हैं। एजुकेशनल सिस्टम के बारे में बता ही चुका हूं कि शुरू से जो एक अप्रोच टेक्निकल होती है वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में नहीं है। रटने की व्यवस्था ज्यादा है, कोई भी चीज रटो और उसे कॉपी करते रहो, बस यही व्यवस्था हमारे विदेशों ने हमें दे दी है। 1833 से आपको याद होगा मैकाले, उसके बाद में जो भी व्यवस्थाएं आई हैं एजुकेशनल, सब इसी तरह की हैं, रट्टू व्यवस्थाएं। लिखते रहो बस मार्क्स। जो आज 98, 95, 97% जिनके मार्क्स आते हैं, उनका जरा आप सामान्य टेस्ट तो लेके देखो। लैंग्वेज में तो नील होगा, नहीं लिख पाएंगे करेक्ट। उनका कोई भी सब्जेक्ट आप देखिए, परसेंट पता नहीं कैसे आ जाता है, क्या व्यवस्थाएं बना दी। तो ये विकसित राष्ट्र की तरफ नहीं जा रहे हैं। निश्चित मानिए कि ये बस एक दिखावा है। हम दिखा रहे हैं कि देखो एजुकेशन में हमने कितना विकास किया है, पर वास्तव में खोखलापन है, अंदर से नॉलेज नहीं है जो पहले नॉलेज होती थी। जिस तरह से मैथमेटिक्स, जिस तरह से संस्कृत, जिस तरह से लोग पढ़ते थे, और परसेंटेज बहुत कम आता था पहले। तो खैर, पहले से मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं तुलना कर रहा हूं कि जो पढ़ रहे हो क्या वास्तव में वो काम आ रहा है आगे के समय में, देश को आगे बढ़ाने में, हमारी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में, विकास दर को आगे बढ़ाने में, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के मामले में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने के मामले में नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज पढ़ाई नहीं जाती है बेसिक कक्षाओं में। नेक्स्ट, लैक ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस। बता चुका हूं अभी आपको कि जो तकनीकी और जो ऐसे इन्वेंशंस हैं, उनकी तरफ आप कितने हमारे देश के ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको पुरस्कार मिले हैं, नोबेल प्राइजेस मिले हैं, गिन लीजिए आप, आपके फिगर्स पे होंगे 1, 2, 3, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। जबकि और देशों में देखिए जो डेवलप्ड है, वहाँ पर कई वैज्ञानिक जो है R&D में लगे रहते हैं अपने पर्सनल लेवल पे, और गवर्नमेंट उनको ऐड देती है, असिस्ट करती है। यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक जो है आपको इस तरह के कार्य करते हुए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं, बेचारे क्या करें, उनकी एजुकेशन नहीं है उस स्तर की, या उनको पढ़ाया नहीं जाता है उस तरह से। अगला है रिसोर्सेज। हमारे देश में रिसोर्सेज इतने ज़्यादा प्लेंटी में नहीं है। कृषि है, कुछ इंडस्ट्रीज हमने लगाई हुई हैं। रिसोर्सेज का मतलब है, जैसे आपने देखा कहीं पर तो ऑयल्स के बहुत रिसोर्सेज हैं, कहीं पर और तरह के गोल्ड के रिसोर्सेज मिल गए, या फिर डायमंड के मिल गए, या फिर कुछ और रिसोर्सेज मिल गए जो विशेष, तांबा मिला कहीं पर, या कुछ ऐसे विशेष रिसोर्सेज हैं जो माला माल बना देते हैं उस देश को। वो हमारे देश में नहीं मिले हैं, अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो
उसके आधार पर भी हम नहीं कह सकते हैं कि हम बहुत बड़े विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। इसके बाद हमने आज तक किसी पर आक्रमण नहीं किया है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम अखंड भारत बना लेंगे और उसके बाद में और ज्यादा हम शक्तिशाली हो जाएंगे। कहीं आज तक हमने किसी पर आक्रमण नहीं कर पाया है, क्योंकि हम लड़ाकू नहीं हैं। निश्चित मान लीजिए। आप बताइए पूरा इतिहास देख के कि भारत ने कब किस पर आक्रमण किया और किसकी जमीन को हथियाया। जवाब आएगा कभी नहीं। तो हमने अपने क्षेत्रों को खो दिया है। अफगानिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, अब ये जितने क्षेत्र थे, श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, ये सब हमारे राज थे। इंडोनेशिया तक हम फैले हुए थे, जो 8वीं शताब्दी में आपको पता होगा चोल राज्य था, वहां तक विस्तृत थे हम। लेकिन धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते हम कम होते चले जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि अरे हम एक बार अखंड राष्ट्र बना देंगे और फिर हम फिर विकसित होंगे। बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब यह है, ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं। यहां पर जिसको आप नैतिक शिक्षा कहते हो, वो उस हद तक नहीं मिलती है। नैतिक शिक्षा तो दुनिया में कहीं नहीं है। खैर, कुछ ही देशों को छोड़ दो, एक दो देश जो हैं, जो छोटे देश हैं, जैसे तिब्बत है, हाँ नैतिकता में हम कह सकते हैं। लेकिन वैसे नैतिक शिक्षा तो कहीं नहीं बची। लेकिन भारत में और ज्यादा प्रॉब्लम्स, आप देख लीजिए क्या स्थितियां हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े जघन्य अपराध कर रहे हैं। तो जब ऐसी परिस्थितियां हो जाएं तो समझ लो समाज में विसंगतियां आ गई हैं, कमियां आ गई हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए पॉइंट्स और भी हैं, आगे के वीडियोस में मैं और ज्यादा आपको विवेचन देने का प्रयास करूंगा। इनके कारण हम विकसित राष्ट्र नहीं बनने जा रहे हैं और इसीलिए गलतफहमी में जीना कोई मतलब नहीं है। वैसे भी मैंने इनकी पूरी की पूरी टाइमलाइन देख ली है। हमसे कहीं आगे चाइना है और चाइना और आगे बहुत फास्ट स्पीड से जाने वाला है, जहां वो अमेरिका को भी पटकनी देने वाला है, नंबर 1 राष्ट्र बनने वाला है। तो ये स्थितियां जो है भारत के पक्ष में कदापि नहीं जाती हैं। तो इसलिए 2047 बस एक सोच है जिसको सोचते रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव हो जाए, नकारात्मक हो जाए। हो जाओगे तो और गर्त में जाओगे। इसलिए सुधरने का समय जरूर है। अगर यहाँ के बौद्धिक जागरण कराने वाले लोग, बौद्धिक लोग, यहाँ के जो हम कहेंगे जागरूक लोग अगर उठ खड़े हों, संत महंत उठ खड़े हों और देश के लिए काम करें, तभी आगे कुछ सुधार की परिस्थितियां बन सकती हैं। और बहुत ज्यादा ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है। आज की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हम कहीं से भी विकसित राष्ट्र 2047 में बनने नहीं जा रहे हैं। हम उल्टे रिवर्सल मोड में बीच बीच में जाएंगे, जहां से फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर रिवर्स होंगे। यही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इच्छा शक्ति चाहिए, वो इच्छा शक्ति 2047 तक हमारे एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन में नहीं दिखाई दे रही है कि कोई ऐसा अवतार होने वाला है या कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। इसलिए भूल जाओ, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। कल की महाराज का बहुत वो चल रहा है कि वो जन्म ले चुके हैं और उनके बारे में भी मैं जरूर बताऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि किसी के बारे में गलत समय निर्धारण कर देना और गलत चेतना को आमंत्रित कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। लोग उससे प्रभावित होते हैं और फिर उसके दुष्प्रभाव बहुत अधिक होते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल कोई लाग लपेट के हम आपको बता रहे हैं कि भारत 2047 तक कोई नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने नहीं जा रहा है और यहाँ के जो दुर्घटनाएं हैं वो ऐसी हैं जिनको सामान्यतः दूर
नहीं किया जा सकता है, बहुत मुश्किल कार्य है, दुरूह कार्य है। इसलिए वर्तमान में जीना शुरू करिए, प्रयास करिए, कोशिश करिए, जितना अच्छा कर सकते हैं, जितने लोगों को सन्मार्ग पर चला सकते हैं उसका प्रयास करिए। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। हम तो कहते हैं हमारा राष्ट्र 2047 क्यों 2039 में ही बन जाए, विकसित और नंबर 1 बन जाए, पर वो संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। उसके कारण मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं और भी महत्वपूर्ण वीडियोज आपको जरूर दूंगा। जुड़े रहिए। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि हम आपको महत्वपूर्ण विवेचन देते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि जो आगे घटित होने वाला है वो समय से पहले आपको दे सके। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको दूंगा। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।